नेक्स्ट वन जो अगला टॉपिक हम यहाँ देखने जा रहे हैं उसको नाम दिया है मैजिक नंबर। जैसा नाम बता रहा है मैजिक नंबर मतलब एक जादुई संख्या, एक ऐसा नंबर जिसके बाद प्रॉपर्टीज जो है वो अपने आप को रिपीट करती हैं, उसी को नाम दिया जाता है मैजिक नंबर। किसी भी ग्रुप के अंदर अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक नंबर का एक फिक्स डिफरेंस होगा और उसी डिफरेंस को हम नाम देते हैं मैजिक नंबर। हर एक ग्रुप के अंदर ये मैजिक नंबर वेरी कर सकता है पर नंबर वही रहने वाले हैं 8, 18, 32 इस तरह के नंबर आते हैं जिसको मैजिक नंबर का नाम देते हैं। देखिए एक टेबल बनी हुई है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 से 12, 13 से 17 और 18 के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर इनके मैजिक नंबर जैसे कि सबसे पहले वाले में 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये मैजिक नंबर आए हैं। ये मैजिक नंबर देखो किस तरह से बने होंगे। जैसे सबसे पहला ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करें, सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, जरा चेक करना जब आप इनके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस अगर मैं देखूं 1 और 3 डिफरेंस निकल के आया 2 का, उसके बाद 3 और 11 डिफरेंस आया 8 का, यहाँ पर भी डिफरेंस आया 8 का, उसके बाद जाएंगे 18 फिर 18 फिर 32। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर के बीच में एक फिक्स डिफरेंस होता है और एटॉमिक नंबर के अंदर आने वाला यही डिफरेंस क्या कहलाता है मैजिक नंबर। ये उस मैजिक नंबर की डिटेल है। अच्छा ये मैजिक नंबर वेरी कर सकते हैं ग्रुप के हिसाब से, डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रुप में चल रहे हैं, नंबर तो वही रहेंगे बस लगाने का तरीका कभी कभी बदल जाता है। जैसे कि आप शुरू करें इसके अंदर तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ मैजिक नंबर 2 था और 2 के बाद डायरेक्ट से 8 हो गया। क्यों हो गया? जब पहले ग्रुप की बात हुई थी तो पहले ग्रुप के अंदर तो 2 एलिमेंट आए हाइड्रोजन और हीलियम, पर जब उसके बाद गए तो इसके साथ साथ पी भी आने लगा। अब जब इसके साथ पी आया तो इसके 2 और पी के 6 मिला के नंबर जो था वो कितना हो गया 8, इसलिए यहाँ का मैजिक नंबर 2 से सीधा किसमें कन्वर्ट हो गया 8। अब ये जो नंबर 8 बना है ये 8 चल रहा है, ये 8 यहाँ तक चला पर ये 8 यहाँ 8 से कन्वर्ट होकर अगला नंबर जो बन गया वो 18 बना। अब इसका लॉजिक देखो क्या रहा होगा, ये ग्रुप नंबर 2 है और 2 पर यहाँ पर आया है कैल्शियम, और जैसे आप कैल्शियम से आगे की तरफ जाएंगे तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जो 20 है उसके बाद 21 से लेकर 30 तक डी ब्लॉक चालू होता है और जैसे डी आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 10 हो आएंगे और 8 तो चल ही रहा था, 10 के बाद 10 जब 8 और 10 ऐड करते हैं ये नंबर कितना बन जाएगा 18, तो इसलिए अगला नंबर 18 का हो गया। रेस्पॉन्सिबल क्या था क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ से वहाँ तक कौन सा ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया था डी ब्लॉक। अब ये 18 चल रहा था, ये 18 यहाँ तक चला, ये 18 यहाँ तक चल गया और फिर उसके बाद ये 18 से एकदम से कन्वर्ट होकर 32 पे कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ होगा भाई, ये है ग्रुप नंबर 3 और इसमें जो एलिमेंट आते हैं आप पहचानते हैं लेंथेनम वाली सीरीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। अच्छा लेंथेनम जो होता है एटॉमिक नंबर 57 है और उसके बाद जो है 58 से लेकर 71 तक एक सीरीज आती है जिसका नाम होता है लेंथेनाइट सीरीज, और वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं एफ ब्लॉक। और जैसे ही एफ ब्लॉक आएगा आपको उसके करस्पॉन्डिंग 14 और ऐड करने होंगे, 18 + 14 करते ही नंबर कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर चेंज होने का लॉजिक ये है क्योंकि इनके बीच में कौन सा ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक की वजह से ये चेंज हो गया और ये चला गया 32। अब ये नंबर 32 चल रहा है, ये चलेगा ये तब तक चलेगा जब तक कि अगला ब्लॉक नहीं आ जाता एस पी डी एफ, उसके बाद जी, और जैसे जी आएगा यहाँ पर 14 और ऐड हुए थे उसमें जो है 14 के बाद 18 ऐड होंगे और अगला मैजिक नंबर 50 बनेगा और उसके बाद फिर ये सीरीज चालू हो जाएगी। तो ये करस्पॉन्डिंग चेंज है जो आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पर 2 एक ही जगह काम में आता है बाकी में तो नहीं आया, 8 8 लगाएंगे उसके बाद 18 18 32 और यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 18 32 के बाद 18 32 32 लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ब्लॉक आ गया, इसलिए जहाँ पर भी नया ब्लॉक आता है वहाँ पर चेंज आता है, उस चेंज के करस्पॉन्डिंग आपको उसको बदलना पड़ जाता है। दिस इज मैजिक नंबर। चलिए अगला जो नाम यहाँ पर आया है उसको नाम दिया है हमने पीरियोडिसिटी। देखिए ये क्या है पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी बेसिकली जब भी आप लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम की तरफ जाएं, लेफ्ट से राइट जाने का मतलब एक पीरियड में जाना और टॉप से बॉटम जाने का मतलब एक ग्रुप में जाना, तो कभी भी आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें तो कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी और कुछ में चेंज आएगा। यही सिमिलरिटी और चेंज जो होता है उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। देखो क्या कहें, एक पीरियड में चलें, जैसे कि सेकंड पीरियड की बात अगर मैं करता हूं तो सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट आने वाले हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बात की जाए सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखते हैं लिथियम, नेक्स्ट वन बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, मतलब एन का वैल्यू तो सेम रहेगा सभी के अंदर सेकंड पीरियड होगा। पर अगर बात करें कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन देखो किस तरह से बना रहे थे। कॉन्फिगरेशन लिथियम का लिखा था दिस वन इज टू 2s1, अगले का कॉन्फिगरेशन 1 is to 2s2, उसके बाद 1 is to 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 ये कॉन्फिगरेशन बन गया है। अब आप देख सकते हो सभी के अंदर एन का वैल्यू तो सेम था, मतलब सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट थे। पर अगर मैं बात करूं कॉन्फिगरेशन की तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बदल गए, लिथियम में थे 3 ये 1, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1, लिथियम का कॉन्फिगरेशन 1 is to 2s1 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वो चीज चेंज हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, जब आप एक पीरियड में चले तो उनका शेल नंबर तो सेम रहा पर उनके आउटरमोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल गया, तो एन का वैल्यू तो सेम है पर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बदल गए। अच्छा इसी तरह से फिर से अगर इस चीज को चेक करें, ये हमने एक पीरियड में चेक किया था, नेक्स्ट टाइम हमें ग्रुप में चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सा भी ग्रुप ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो ग्रुप लेने जा रहा हूँ उसकी हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप जैसे कि मैंने लिखा हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, नेक्स्ट वन इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन 1s1, नेक्स्ट वन 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 अगला आएगा तो 7s1, कुछ सेम है। आउटरमोस्ट में आपको हर बार s1 सुनाई दे रहा है, मतलब बैलेंस शेल में सभी के पास कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एक। अच्छा बैलेंस शेल में अगर सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है मतलब आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर सबके ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो ये चीज तो सेम हो गई। पर कुछ अंतर भी था, अंतर था उनके अंदर बैलेंस शेल का 1s1 2s1 3s1, मतलब इसमें एक शेल था, इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 शेल थे, ये चीज बढ़ रही है। तो कभी भी अगर आप पीरियोडिक टेबल में मूव करोगे लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम की तरफ तो कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो कि सेम रहेगी और उसमें चेंज आएगा, और यही सेम रहना यही चेंज जो है उसी को हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी जो है वो मूवमेंट के बारे में बताइए पीरियोडिक टेबल में कहाँ चेंज आ रहा होता है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? ड्यू टू सेम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये तो ग्रुप में रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू सिमिलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन। ये इंटरवल वही था जो भी अभी आप पढ़ के आए हैं, कौन सा इंटरवल था 2 8 8 18 18 32 32 कौन सा नंबर कहलाता है मैजिक नंबर। तो हर एक ग्रुप के अंदर या फिर इस तरह से जो है प्रॉपर्टीज का चेंज आता है और वही लॉजिक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाई इसी तरीके से जाती है। पीरियोडिक टेबल को बनाने का तरीका है कि आप सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ में रखें, अगर वो सारे एलिमेंट एक साथ में होंगे तो उनकी स्टडी करना आसान होगा। आप एक को हटाएं और उसके बारे में जो बताएं सब उसी को फॉलो करेंगे, इसलिए स्टडी को आसान बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, ये एक डायग्राम है जो कि हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है पीरियोडिसिटी का सबसे पहला पॉइंट जिसको हम नाम देते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब पूरा नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस वन इज जेड इफेक्टिव, जिसको मैं नाम देता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का वो वाला चार्ज जो इफेक्टिवली काम कर पा रहा है उसको हम नाम देते हैं जेड इफेक्टिव। देखो एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर की तरफ अलग अलग शेल बने हैं, सबसे बाहर वाले शेल को नाम दिया है n, उसके अंदर वाले का नाम n-1, उसके अंदर वाले का नाम n-2। सबसे बाहर की तरफ आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम मान लेते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट मानने का मतलब ये रहा कि इसके ऊपर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की हमें स्टडी करनी है, तो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन था। अंदर भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। आप जानते हैं सेम चार्ज है तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे और
धकेलेंगे तो इसको कौन सा फोर्स फील होगा, रिपल्शन फोर्स। पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, पर यहाँ जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ से देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन माइनस वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो मतलब इन दोनों के बीच में लगा होगा अट्रैक्शन फोर्स। आपको यहाँ पर दो टाइप के फोर्स दिखाई दिए, जो न्यूक्लियस था वो इसके ऊपर लगा रहा था अट्रैक्शन फोर्स, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थे वो इसको धकेल रहे थे और इसके ऊपर लगा रहे थे रिपल्शन फोर्स। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ धकेलेंगे तो जो न्यूक्लियस है उसकी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर ये उसको बाहर की तरफ फेंकेंगे तो इसके खींचने की पावर कम हो जाएगी, और न्यूक्लियस की यही जो थोड़ी कम वाली पावर है उसको हम नाम देते हैं जेड इफेक्टिव। मतलब न्यूक्लियस का वो इफेक्टिव चार्ज जो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच पा रहा है उसको हम नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसी को नाम दिया जाता है जेड इफेक्टिव। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन होता वो भी उसको रिपल्शन मारेगा। तो ये दो टाइप के फोर्स है, एक अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्शन फोर्स। ये जो है उन सबके बारे में हमने कहा है, अंदर वाले बाहर वाले पे रिपल्शन मार रहे होते हैं और उसकी वजह से न्यूक्लियस की खींचने की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, अंदर वाले बाहर वाले को जब रिपल्शन मारते हैं तो वो बेसिकली उसको बचाते हैं। अगर वो अंदर वाले उसको ना बचाएं तो जो न्यूक्लियस है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने नजदीक खींचेगा और खींच के अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, पर अंदर वाले जब उसको बाहर की तरफ धकेल रहे हैं तो धकेल के उसको शील्ड कर रहे हैं। शील्ड का मतलब प्रोटेक्शन, तो वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि न्यूक्लियस के खींचने की जो पावर है वो कम हो जाए। और इसी जो है बचाने वाले फोर्स को हम नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसी का एक और नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। मतलब टोटल रिपल्शन फोर्स जो कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाहर वाले पे लगा उसको नाम देते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग, और इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है जिसको हम जेड इफेक्टिव का नाम दे रहे थे। देखिए ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा लेस अट्रैक्शन फोर्स जो है उसको फील होगा, मतलब टोटल एक्सपीरियंस जो फोर्स अट्रैक्शन का लगने वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसी को हम नाम देते हैं जेड इफेक्टिव। अच्छा, रिडक्शन जो होता है उसके बाद जितने अट्रैक्शन फोर्स से वो खींच पा रहा था वो सब जेड इफेक्टिव है, मतलब सब वही उस डेफिनेशन को घुमा फिरा के बोलने के तरीके हैं। अच्छा, न्यूक्लियस का जो चार्ज था उसको हमने नाम दिया था जेड। जेड क्यों बोला जरा एक बार इसको भी समझना। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर मैं बोलता हूं कि 11 है तो सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 11 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं, मतलब सभी का नंबर बराबर है। अब जब आप बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस उनको खींचने की कोशिश कर रहा है, सोडियम का जो न्यूक्लियस है कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे 11, मतलब सारे के सारे 11 प्रोटॉन्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, और वही न्यूक्लियस का चार्ज है क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन्स का चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन ही है जो उसको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो उसको रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे थे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का साइन ये वाला। आगे जाके जब आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। और ज्यादा एडवांस फॉर्म में जाओगे तो फिर डेल्टा बॉन्ड भी पढ़ोगे आप, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा जो है स्क्रीनिंग, मतलब वो रिपल्शन जो लग रहा था उसका कांस्टेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और जब इन सबको मिला देते हैं तो देखो जेड इफेक्टिव का एक फॉर्मूला बन के आता है, जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा। कैसे बना होगा देखो, न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन जो है उसको खींचने पे लग रहा था। अच्छा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन था वो प्रोटॉन्स की वजह से था, प्रोटॉन्स का नंबर 11 था और 11 जो है एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया। अंदर वालों ने जितना रिपल्शन लगाया वो हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस खींचने की पावर के अंदर से जब वो रिपल्शन माइनस हो जाएगा तो उसके बाद जो बचने वाला फोर्स होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, जेड इफेक्टिव। तो सीधा सा फॉर्मूला जो जेड इफेक्टिव के लिए काम में आता है क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्लेटर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये अप्रोच बताई कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होती है, उसको कैलकुलेट करने के तरीके उन्होंने बताए थे। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे कि हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन बन के आया 1s1, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन बना देंगे, और अगर आपने इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन बना दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन बना है अब इसके ऊपर कोई रिपल्शन लगाने वाला है या नहीं है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर कोई रिपल्शन नहीं मारेगा, और रिपल्शन नहीं मारेगा तो इनका सिग्मा क्या हो गया, 0। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का सिग्मा हो जाता है 0। चलिए नेक्स्ट वन, इससे आगे वाले केस की बात करते हैं। आगे वाला केस मतलब थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखो किस तरह से, जैसे अगला केस बनाया जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए होगा, उनके लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाती है 0.3। जैसे कि हीलियम के कन्फिगरेशन की बात करें 1s2 लिखा, अब 1s2 कहने का मतलब है अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन बन गए तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप टेस्ट मान लेंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, एक। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो तो इसको रिपल्शन मारेगा, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मारने वाला बचता है तो उसका सिग्मा फिक्स होता है, कितना होता है 0.3। तो देखो किस तरह से, जैसे हीलियम के लिए निकालना था z सिग्मा 2 0.3 तो आंसर आ गया 1.7। तो ये डबल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, पहला वाला था सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा वाला आया डबल इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो आगे फिर से बढ़ते हैं, आगे अप्लाई करने का तरीका देखो किस तरह से होने वाला है। चलिए अब जो आगे का तरीका है वो है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब जब 2 से ज्यादा, 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, 3 या 3 से ज्यादा वाले हैं तो उनके लिए केस किस तरह से डिसाइड होता है। देखो अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम किस तरह से बता रहा था, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पर एक शेल, यहाँ दूसरा शेल, यहाँ पर तीसरा शेल, बाहर वाले को n कहा तो इसको नाम दिया n-1, इसको नाम दिया n-2, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, सब जगह इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। सबसे बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको तो हमने क्या नाम दिया था, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर रिपल्शन नहीं लगाएगा तो उसका सिग्मा तो क्या हो गया 0। पर उसके अलावा अगर उसी शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन है तो वो सिग्मा लगाएंगे, और अगर वो सिग्मा लगाएंगे तो nth शेल वाले का सिग्मा होता है, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है 0.35, n-1 वाले का सिग्मा मल्टीप्लाई किया जाता है 0.85, n-2 वाला या उसके अंदर जितने भी आते हैं उनका सिग्मा मल्टीप्लाई होता है 1 से। आउटरमोस्ट शेल का सबसे बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या मान लेना है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा उस शेल में अगर कोई और बचेगा तो उसका सिग्मा 0.35, उसके अंदर वाला उसका सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 0.85, उसके अंदर वाला उसका सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 1। ये तरीका है कैलकुलेशन के लिए। देखिए इसके लिए अगर आप देखें तो देखो क्या क्या लिखा जा सकता है, इनको लिख के भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये सब नंबर जो है वो कैसे और किस तरह से आपको काम में लेने हैं। जैसे सबसे आउटरमोस्ट शेल वाला जो है उसके लिए सिग्मा कितना है 0.35, उसके अंदर वाले का मतलब n-1 वाले का सिग्मा 0.85, उसके अंदर ही आप जितने भी आएंगे सबका सिग्मा कितने से मल्टीप्लाई करना होता है 1 से। देखो इस चीज को हम काम में लेते हैं, सीखते हैं कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैंने लिखा लिथियम, लिथियम का कन्फिगरेशन अगर बोलेंगे तो लिथियम नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग इसका कन्फिगरेशन बन के आएगा 1s2 और आगे बन गया 2s1। ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पर एक शेल, यहाँ दूसरा शेल, इसको मैंने n कहा तो इसको n-1, आउटरमोस्ट शेल n, उसके अंदर वाला शेल n-1। n के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, 1, n-1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, 2।
टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कहा था, आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमें क्या मानना होता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने इसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया तो इसका सिग्मा तो खत्म हो गया, क्योंकि वो तो आएगा ही नहीं, पर अंदर की तरफ जो बचे हैं वो तो रिपल्शन लगाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अंदर, 2, और अगर ये रिपल्शन लगाएंगे तो इनका सिग्मा तो हमें कैलकुलेट करना होगा। n-1 वाले का सिग्मा मल्टीप्लाई होता है 0.85 से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर कितना निकल के आ गया 1.7। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। चलो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। लिथियम के बाद अगला एलिमेंट आया बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 4, कन्फिगरेशन बोले 1s2 2s2। ये था न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल। ये आउटरमोस्ट शेल है जिसको मैं n कहता हूँ, ये उससे अंदर वाला है जिसको मैं n-1 कहता हूँ। ये n और ये n-1, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर की तरफ आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या बना देना होता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर इसको टेस्ट बना दिया तो उसका सिग्मा कितना हो गया 0। अब उसके अलावा शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो सिग्मा लगाएगा। NH शेल वाले का सिग्मा अभी हम चेक करके आए कितने से मल्टीप्लाई करना होता है 0.35। चलिए उसके बाद अंदर वाले में देखें n-1 में इलेक्ट्रॉन 2, और n-1 वाले 2 इलेक्ट्रॉन, उसका सिग्मा मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। तो जरा चेक करें, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है, दिस वन इज 1.7 और ये वाली होगी 0.35, तो आंसर जो निकल के आ जाएगा दिस वन इज 2.05। तो ये तरीका है, ये कैलकुलेशन है जिस तरीके से हम आंसर निकालते हैं, ये Z इफेक्टिव निकालने के लिए काम में आता है। अच्छा, अभी तक तो आप सिग्मा ही कैलकुलेट कर रहे थे, तो सर आप पूछेंगे कि Z इफेक्टिव कैसे निकालना है। अरे फॉर्मूला ही इतना आसान है, Z माइनस सिग्मा। Z तो एटॉमिक नंबर है, तो आपको साफ दिख रहा है, तो आपको कैलकुलेशन सिग्मा की ही तो करनी है, और जैसे सिग्मा कैलकुलेट करेंगे ये चीज आंसर निकल जाएगी। तो ये सारे के सारे जो है ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, जहां से हम कैलकुलेट करके बता पाते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कितना सिग्मा रहता है। कैलकुलेशन हमेशा आपको सिग्मा की ही करनी है, क्योंकि Z इफेक्टिव के लिए आपको Z है जो कि एटॉमिक नंबर हमें पता होता है, इसलिए अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप सिर्फ सिग्मा निकालेंगे, बाकी का आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। तो ये Z इफेक्टिव की कैलकुलेशन का तरीका है। अब हम कुछ एलिमेंट का डायरेक्ट जो है Z इफेक्टिव लिखते हैं। Z इफेक्टिव, अच्छा अगर आपको इनका लिखना पड़ता तो आप समझ गए ना कैसे लिखना था। जैसे लिथियम के लिए अगर हमें लिखना था तो 3 माइनस जो भी वैल्यू दी गई थी उसको डायरेक्टली हम काम में लेते हैं, और काम में लेके उसका आंसर पुट कर दिया होता। तो देखो कैसे निकालना होगा। तो हमने अभी तक देखा कि किस तरह से सिग्मा कैलकुलेट किया जाता है, और अगर सिग्मा कैलकुलेट हो गया तो Z इफेक्टिव तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि Z इफेक्टिव के लिए बड़ा सीधा सा फॉर्मूला जो भी हम सीख के आए हैं कि जो Z इफेक्टिव होता है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है Z माइनस सिग्मा। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप ऑटोमेटिक आंसर निकाल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखें, आपने लिथियम के लिए सिग्मा कैलकुलेट किया था, लिथियम का सिग्मा जो हम निकाल के लाए थे वो था 1.7। नेक्स्ट वन बेरिलियम के लिए हमने निकाला था और इसका आंसर आया था 2.05। अब इन चीजों को हम काम में लेते हैं, Z इफेक्टिव निकालते हैं। लिथियम कितना एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का 3, ये हो गया 3 माइनस सिग्मा, इसके लिए वैल्यू निकाली थी 1.7, 3 माइनस 1.7 मतलब इसका आंसर निकल के आ गया 1.3। ये किसकी कैलकुलेशन की जा रही है, Z इफेक्टिव। इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन की थी वो थी सिग्मा की, और अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो है Z इफेक्टिव की। बेरिलियम के लिए लगाओ एटॉमिक नंबर, बोले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, मतलब एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4 माइनस सिग्मा की वैल्यू दी गई है 2.05, 4 माइनस 2.05 आंसर निकल के आ गया 1.95। तो ये तरीका है जहां से हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं Z इफेक्टिव की, Z माइनस सिग्मा करके। अब इसको काम में लेते हैं। देखो क्या कंक्लूजन इससे बताया जा सकता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसके हिसाब से आपने इनका Z इफेक्टिव निकाल लिया, सिग्मा की कैलकुलेशन हम कर चुके थे। अब Z इफेक्टिव के जो कंक्लूजन हमारे सामने आ रहे हैं, देखो वो क्या क्या है। सबसे पहले एक ग्रुप के अंदर देखा गया, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आए, जैसे कि पहला वाला ग्रुप था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अगर इनके लिए मैं देखता हूं तो देखो Z इफेक्टिव की वैल्यू 1.3, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2। मतलब क्या निकला कंक्लूजन कि एक बार तो थोड़ा सा बड़ा जब आप यहां से यहां की तरफ गए, पर उसके बाद अगर आप देखोगे तो Z इफेक्टिव की वैल्यू जो थी वो क्या हो गई, कांस्टेंट। मतलब ये तो हर बार 2.2 आने वाला है, मतलब चेंज नहीं हो पाया। अच्छा पीरियड में बात करें, लेफ्ट से राइट, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, यहां से यहां गए तो देखना जरा वैल्यू का चेंज आया है 1.95 और 2.6, आंसर निकल के आया 0.65। फिर से आप आगे गए, चेंज आया 0.65, फिर से आप आगे गए और चेंज आया 0.65। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, लेफ्ट से राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ तो रहा है, पर ये जो बढ़ रहा है वो एक फिक्स डिफरेंस से बढ़ रहा है, और वो फिक्स डिफरेंस कितना है 0.65। मतलब क्या कहा कि जब आप एक ग्रुप में गए थे तब तो Z इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया, पर जब आप लेफ्ट से राइट एक पीरियड में गए तो Z इफेक्टिव बढ़ा, और कितने के डिफरेंस से बढ़ा 0.65। तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है, जरा इस कंक्लूजन को पढ़िए। कंक्लूजन जो है वो हमने यहां पर इसके लिए इसको साफ किया और कंक्लूजन बना दिया। देखना जरा, जब आप टॉप से बॉटम जा रहे हैं मतलब एक ग्रुप में जा रहे हैं तो Z इफेक्टिव क्या हो जाता है, कांस्टेंट, जैसा कि यहां पर हो गया। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं मतलब एक पीरियड में जा रहे हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, और कितने के डिफरेंस से बढ़ता है 0.65। तो जो जनरल ग्रुप होते हैं, मतलब जो नॉर्मल ग्रुप है SO P ब्लॉक वाले, उनके अंदर ये रूल फॉलो होता है कि ये ग्रुप में Z इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, इसलिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज के लिए हम Z इफेक्टिव नहीं लगाते, वहां की कैलकुलेशन सिग्मा से की जाती है। रेडियस, आईपी, ईए, ईएन, इन सब की प्रॉपर्टीज के लिए सिग्मा अप्लाई करेंगे। जबकि पीरियड में जब आप जाते हैं तो Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है, उसका डिफरेंस आता है 0.65, इसलिए Z इफेक्टिव पीरियड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। क्या कहेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस की खींचने की पावर बढ़ रही है, और न्यूक्लियस जितना ज्यादा खींच के रखेगा उसका साइज छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस ने अगर खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, मतलब उसके लिए आईपी की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जब पीरियड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करना है तो अप्लाई करना है Z इफेक्टिव, और जब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करना है तो अप्लाई करना है सिग्मा। तो ये कंक्लूजन उस चीज के लिए काम में लेना होता है। नेक्स्ट वन, एक ही शेल के जब डिफरेंट सबशेल्स होंगे तो उसके अंदर शील्डिंग का सीक्वेंस बनेगा, सबसे ज्यादा S, फिर P, फिर D और फिर F। पेनिट्रेशन मतलब न्यूक्लियस के करीब होने का ऑर्डर यही है, सबसे करीब अगर किसी भी शेल में भरोगे 4 का S, P, D और F बनना है तो 4 का S सबसे न्यूक्लियस के करीब होगा। अच्छा जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा उसको न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से खींच के रखेगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस खींच के रखेगा उन इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, वो पेनिट्रेशन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर देती है। देखो कैसे, S का शेप होता है स्फेरिकल, P होता है डंबल, D होता है डबल डंबल, और F जो है वो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब और भी ज्यादा लूप्स बनेंगे, इसीलिए आपने इसको कॉम्प्लेक्स कहा होगा। तो देखो ये चीज क्या बताती है, S स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल और कॉम्प्लेक्स शेप। अब इन शेप्स के हिसाब से आप क्या बात कर सकते हैं, जरा इसको समझिए। S स्फेरिकल, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह, P डंबल है 2 जगह, D डबल डंबल है 4 जगह। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा बटेगा
रिपल्शन मारने की पावर उतनी ही कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड एस में है, पी में 2 जगह बटा, डी में 4 जगह बटा, एफ में 8 या 10 जगह बटेगा। अगर एस में 1 जगह है मतलब 100% पावर, पी में 2 जगह 50%, 4 जगह 25% और ज्यादा 8 से 10%। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होगा बढ़ता जाएगा, रिपल्शन लगाने की पावर उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया शील्डिंग कौन प्रोवाइड करता है? एस। उसके बाद होता है पी, नेक्स्ट वन इज डी और उसके बाद आता है एफ। तो एस, पी, डी और एफ के लिए शील्डिंग का सीक्वेंस इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट वन, अगली बात करें इसी में जेड इफेक्टिव। जब हम आयंस के बारे में कैलकुलेट करें तो देखो क्या कहेंगे। आप जानते हैं दो तरह के आयन है, एक को केटायन और एक को एनायन। पॉजिटिव चार्ज के साथ डायरेक्ट और नेगेटिव चार्ज के साथ इनवर्स। देखो ये कैसे कहा होगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गए। अगर इलेक्ट्रॉन गए तो रिपल्शन कम हो गया और रिपल्शन कम हो गया तो न्यूक्लियस की खींचने की पावर बढ़ गई। न्यूक्लियस जितना ज्यादा अपने नजदीक खींचेगा उसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एड होना। अगर इलेक्ट्रॉन एड हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा और अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मारेंगे तो खींचने की पावर कम हो जाएगी तो जेड इफेक्टिव कम हो गया। इसलिए कहेंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा और जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम। कहां अप्लाई करना है? डिफरेंट आयंस में लगाना है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में लगाना है। देखो कैसे लगा सकते हो। डिफरेंट आयंस केटायन, एनायन और न्यूट्रल। सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल और फिर नेगेटिव चार्ज। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये सभी 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पे क्यों बनाया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पर एक इनर्ट गैस आती है जिसको हम नाम देते हैं हीलियम। और हीलियम के करस्पॉन्डिंग सबका कन्फिग्रेशन है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम। अगला वाला 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 10 पे आती है इनर्ट गैस हीलियम के बाद अगली इनर्ट गैस नियॉन। और नियॉन के करस्पॉन्डिंग बनाना हुआ तो ये सबका कन्फिग्रेशन नियॉन जैसा है। पॉजिटिव जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा और नेगेटिव ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम। तो जेड इफेक्टिव का रिलेशन क्या कहता है? पॉजिटिव चार्ज के साथ तो बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज के साथ कम हो जाएगा। क्वेश्चन देखो किस तरह से अप्लाई करना है इसका। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां ऑब्जर्व नहीं होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कहां रिपल्शन नहीं लग पाएगा? हीलियम प्लस, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम प्लस 2, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 प्लस 2 मतलब 2 चले गए, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। सभी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की शक्ल इस तरह से बनाई जाएगी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ से कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 1। अच्छा आपसे कहा गया था सबसे बाहर की तरफ जो 1 इलेक्ट्रॉन है क्या मान लेना होता है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया तो अब बताएं इसके ऊपर कोई रिपल्शन लगा पाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन है मतलब कोई भी रिपल्शन नहीं लगाएगा और रिपल्शन नहीं लगा तो मतलब इसका सिग्मा क्या हो गया? 0। इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन में एक ही होता है और वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन बन जाए तो कोई भी रिपल्शन अप्लाई नहीं कर पाता। करेक्ट ऑर्डर बताना है जेड इफेक्टिव का। अब देखो कैसे बताओगे। सबसे पहले अपन रिवर्स ऑर्डर में चेक करते हैं। ओ माइनस 2 क्या पढ़ा था हमने? हम ये पढ़ के आए हैं कि जो जेड इफेक्टिव होता है पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी और अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो फिर उसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी। जरा चेक करें। नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव कम होगा। सबसे कम O-2 का था, उसके बाद आना था O- उसके बाद O, मतलब ये तो गलत हो गया। इसको चेक करो। आई प्लस आई और आई माइनस सही है कि रिवर्स है? सबसे ज्यादा होना चाहिए आई प्लस फिर आई और फिर आई माइनस, ये भी गलत हो गया। अच्छा इनको चेक करें। सबसे ज्यादा होना चाहिए +3 उसके बाद +2 उसके बाद +1, ये भी गलत हो गया। कोबाल्ट कोई चार्ज नहीं है, कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3। तो रिलेशन जो है वो आंसर ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा और नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम। और जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका आप सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले का सिग्मा कितना होता है? 0। डबल इलेक्ट्रॉन वाले का सिग्मा फिक्स होता है 0.3 और उसके अलावा कोई केस बना तो उसके लिए तरीका सबसे आउटरमोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बना दो? टेस्ट। जिसको टेस्ट बना दिया वो अपने ऊपर रिपल्शन अप्लाई नहीं करेगा। उसके अलावा अगर उसी शेल में कोई और है तो उसका सिग्मा 0.35, अंदर वाला 0.85, अंदर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बनेगा, डिफरेंस आएगा 0.65। ग्रुप में टॉप से बॉटम जाओगे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाएगा जैसा कि हो गया था 2.2। और डिफरेंट सबशेल्स होंगे तो उनके लिए सिग्मा का जो सीक्वेंस बनेगा सबसे बढ़िया एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, ये सीक्वेंस है जो जेड इफेक्टिव के काम में आता है।